वेलकम टू सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सैंधव कला को। सैंधव कला में देखते हैं सिंधु सभ्यता में अत्यधिक विकास हुआ। कला का जो है कि बहुत सारा विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे मृद भांड जो मिलते हैं उनमें कलाकृतियां देखते हैं। ईंटों में भी कुछ ना कुछ कलाकृतियां देखते हैं, जो कि मतलब कि उसको साज सज्जा के रूप में उनको सजाया गया था। तो जहां हम लोग उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा मुद्राएं, जो वहां मुद्राएं का प्रचलन था, उन मुद्राओं में सैंधव स्थलों के उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुआ है। ऐसे मुद्राएं मिला, लेकिन 2500 से अधिक मुद्राएं सैंधव सभ्यता से वहां से प्राप्त हुई। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कांचली मिट्टी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। कांचली मिट्टी, मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई, जो कि हम लोग चीना मिट्टी जो बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ साटने वाला होता है। ठीक है, हाँ। तो ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के थे, पत्थरों के भी थे और कांचली मिट्टी के थे, मिट्टी के बने तांबे के भी थे। इनमें सर्वाधिक जो कि मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है, जो कि सेल खड़ी पत्थर राजस्थान से मंगाया जाता था। ठीक है, उन सेल खड़ी की पत्थरों से बनी हुई है। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में मिला है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में। हो सकता है कि तांबा मतलब महत्वपूर्ण धातु हुआ रहा था, वो जो है कि मतलब कि हथियार के रूप में इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, या फिर इंपोर्टेंट सामान बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए तांबा का हार आभूषण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। तो अल्प मात्रा में मिलता है। देसलपुर से मिली हुई है, जो कि लोथल एवं देसलपुर से मिली हुई है। मुद्राएं वर्गाकार, देखिए वर्गाकार भी था, गोल मुद्राएं और आयताकार। जैसा कि हम लोग भी आज भी मुद्राएं देखते हैं, कोई षटकोण के आकार का होता है, कोई गोल होता है। पहले 25 पैसा का आकार देखिए, 50 पैसा का आकार देखिएगा, 2 रुपये का आकार देखिएगा, अलग अलग प्रकार का मिलता है। तो कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थी। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी, गोल वाला। ठीक है, जैसा कि आज 1 रुपया 2 रुपया गोल वाला है। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेमी के वर्ग में बनी थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये थी मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। ये सब जितना भी मुद्राएं थी कुछ ऐसी मुद्राएं भी मिली है जो कि फारस, या फिर मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर अदर पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों में वहां पे लोग व्यापार करने जाते थे, तो वहां से भी लोग जो कि अपनी मुद्राएं लेकर के आते थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुद्राएं यहाँ छोड़ दिए, या फिर यहाँ की मुद्राएं वहां रह गए। जैसे कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे नेपाली पैसा भी देखने को मिल जाएगा, डॉलर भी देखने को इंडिया में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि जहां व्यापार बिजनेस होने लगता है, तो वहां पे इस प्रकार की जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सैंधव वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं पर चित्रकन, उसमें जो चित्रांकन हुआ है, इनसे प्राप्त होता है। कि सैंधव मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन, जो कि हम लोग बताएं कि चित्रांकन में कुबड़ वाला बैल, बाघ, या बाघ है, शेर नहीं है, गेंडा है, भैंस के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक रिंगी पशु, जो कि एक काल्पनिक पशु माना जाता है, एक सींग वाले पशु का जो कि उसको जो मतलब क्या बोलते हैं, मुद्रा पे जो कि अंकन हुआ था। मुद्राओं में सबसे सुंदर और उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता का मुद्रा जो कि उसमें मिला, जो कि हम लोग बोले थे कि शिव के रूप में उनको बताया गया है। ये था मुद्रा के रूप में। तो मुद्रा में देखिए 2500 से अधिक मुद्राएं विभिन्न प्रकार के। सेलखड़ी का सबसे ज्यादा बना हुआ, उसमें तांबा का भी था, तांबा बहुत कम मात्रा में था। और ये वर्गाकार, आयताकार, गोल और बेलनाकार सभी के रूप में था। इनकी आकृति की बात करें, और मुद्रा में जो था वो मतलब कि विदेशियों का भी मुद्रा प्राप्त हुआ है, और यहाँ से जो कि क्या बोल सकते हैं, अन्य सभ्यताओं की मुद्रा वहां भी प्राप्त हुई है। इनमें चित्रांकन का जो कि अत्यंत सुंदर जो कि देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लोग कुबड़ वाला, सांड जो बैल बोलते हैं, ठीक है, बैल हो गया, बाघ हो गया, गेंडा, भैंस, इन सबका अंकन किया हुआ है। मुद्राएं के बाद देखते हैं गुड़िया मनके जो बनाया जाता था, खिलौना। गुड़िया मनके यानी कि बोल सकते हैं आभूषण के रूप में। तो आभूषण के रूप में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या किया था। तो सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले, मनके आभूषण। ठीक है, मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी और कांचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से अलग अलग प्रकार से जो कि बनाया गया है, जो कि आभूषण थे। चिन्होदड़ा एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का, गुड़िया मनका समझते हैं ना, गुड़िया का खिलौना, ठीक है, इस प्रकार का खेलने उलने का गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। सेल खड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। सेल खड़ी इसलिए ज्यादा प्राप्त हुआ सकता है, राजस्थान में सेल खड़ी का जो कि मतलब वो लोग जो है कि उत्खनन का काम ज्यादा कर लिया हो, या फिर उन्हीं का जो है कि एक प्रकार से ज्यादा उनका इस्तेमाल किया। सेल खड़ी जैसे आप लोग टाइल्स पत्थर देखते हैं ना,
बस वही, हाँ सिलखड़ी पत्थर का, कि वो जल्दी मतलब कि टूटेगा नहीं, थोड़ा सा मजबूती वाला उसको बना दिया जाता था, चीना मिट्टी मिला उला के थोड़ा सा मजबूत बना दिया जाता था। ठीक है, मन के कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मन के सर्वाधिक प्रचलित थे। ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार समझते हैं ना? बेलनाकार नहीं समझते जी, बेलन, अरे हाँ लोरी, ठीक बोले। ठीक है, मन का तो मतलब छोटा छोटा आकार में बनाता होगा, जैसा कि हम लोग हार जो है कि गोल आकार का बनाते हैं ना, मोती वाला, तो उस टाइप का नहीं बना करके वो बेलनाकार के आकार का बना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र भी अंकित है। एक मन का मतलब क्या बोलते हैं, जो कि हम लोग लॉकेट पहनते हैं। ठीक है, लॉकेट में जो है कि अरे हौसली उसली भी पहनता है ना, तो समझ लीजिए कि वो बेलनाकार का भी हो गया, गोल गोल जो होता है, होता है ना, हाथ में बेलनाकार हो जाएगा ना, तो वो लोग ज्यादा इस्तेमाल उस प्रकार के करते थे। तो ये जो हड़प्पा से जो कि हृदयाकार मनका मिला है, और उसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदर का चित्र अंकित है। ये सब गुड़िया और मनके का था। मृदभांड को देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। सेंधव स्थलों से जो अधिकांश मृदभांड जो है कि चाक के द्वारा निर्मित हुआ था। चाक समझते हैं आप लोग? चाक से निर्मित है। चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन लीजिए, चाक से निर्मित है लेकिन चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था। मृदभांडों पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया गया था, लाल कलर का। हाँ, मिट्टी का बर्तन पे लाल रंग से डिजाइन बनाया जाता था, ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे इस्तेमाल करने में, और उसके पकाया भी जाता था, उसको मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी का बना करके पकाया जाता था। तब उसके ऊपर काले रंग से भी चित्रण किया जाता था, लाल के साथ साथ में काला। मृद भांडों पर वनस्पतियां, जीव जंतुएं, कुछ मानव आकृति जो कि रेखाचित्र बना दिया जाता था, जैसा कि आज भी होता है। मिट्टी के बर्तनों पर लीजिएगा तो उस पर तोता बना दिया जाता है, तो कुछ पेड़ पौधा बना दिया जाता है, तो घर को भी साज सज्जा के रूप में सजा दिया जाता है। तो इस प्रकार की आकृतियां थी। कुछ मानव आकृतियों की रेखाचित्र का भी अंकन हुआ है। वनस्पति, जीव जंतु और कुछ मानव आकृतियां, ये मानव का आकृतियों का भी जो है उस पर चित्रण हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं चुनदड़ो में जो मृदभांड मिले हैं, उसमें मानव आकृतियों का अभाव है, उसमें मानव आकृति नहीं है, मोहनजोदड़ो और चुनदड़ो से दोनों में। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। मछुआरा हो सकता है कि समुद्र में या नदी में जो कि मछली उछली मारता होगा, तो मछुआरा जाल फेंक रहा है और मछली को पकड़ रहा है, इस प्रकार का चित्रांकन किया गया है, जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली को फंसाए हुए, जैसा कि बोगला मछली को पकड़ती है ना, उस प्रकार का जो है कि आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। मुख में मछली को दबाए हुए पेड़ पर बैठी है, और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है कि वो मछली गिरेगा, हम भागेंगे, उसको खाएंगे। चालाक लोमड़ी की कहानी मतलब दिखाता है। ठीक है, ये चालाक लोमड़ी की कहानी उस समय की दिखाता है कि एक लोमड़ी खड़ी है। इस चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के आभास हमें देखने को मिलता है। तो ये मृदभांड था। मृदभांड लाल और काले मतलब कि डिजाइन किया जाता था, उस पर बहुत प्रकार के जो है कि मतलब कि चित्रांकन किया जाता था, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, मानव आकृति और चुनोदड़ो और मोहनजोदड़ो और चुनोदड़ो से जो मृदभांड मिले, वहां मानव आकृति का अभाव है। लोथल में हम लोगों ने देखा, लोथल में क्या देखा, किधर चला गया, लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पे एक चिड़िया अपने मुख में मछली को दबाए हुआ है, और नीचे जो है कि एक लोमड़ी जो है कि इंतजार कर रही है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ लोमड़ी इंतजार में खड़ी है कि वह, तो यह इस चित्रांकन से हमें पता चलता है कि पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी का पता चलता है। ये था हमारा क्या, मृदभांड। मृदभांड में जो चित्रांकन किया, इसके पहले मन का देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का भी चित्रण मिलता है। ठीक है, नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृदभांडों में मटके, नांद, हत्तेदार, ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरियां, ये सब बर्तन हुआ। ठीक है, ये सब बर्तन, हाँ मतलब कि खाना बनाने की जैसा जरूरत पड़ा, गिलास, आज गिलास देखते हैं, छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा, ये सब देखते हैं ना। तो इस प्रकार का जो कि प्रमुख मृदभांड में मटके तो आप लोग समझ रहे हैं। हत्तेदार ढक्कन, हाथ से पकड़ने वाला ढक्कन, हटाने उठाने वाले, रोटी उटी सेकने के लिए या फिर कुछ करने के लिए होगा, जैसे ताव। हाँ, कटोरे, साधारण तस्तरियां, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियां, जामदानी और छिद्रित पात्र भी मिले हैं, छकना उकना होगा कुछ भी छानने उड़ने के लिए। इस प्रकार की जो है कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि मृदभांड हमें सेंधव काल से मिला है। क्या बोले, हाँ जामदानी मुसरी ही हो गया, जो कि क्या बोलते हैं उसको, मछुआरा मछली मार रहा है,
जाल, हाँ, मछली मछली मार रहा है जो। मूर्ति कला, अब इनका मूर्ति कला देख लेते हैं कि मूर्ति कला यहाँ पे जो कि इस प्रकार जो मूर्तियां मिली है। तो मूर्ति कला में धातु की मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां और मृण मूर्तियां, ये 3 मूर्तियां को देखेंगे। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सेंधव, पहला तो धातु की मूर्तियां, दूसरा प्रस्तर, तीसरा मृण मूर्तियां। सेंधव स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है। धातु निर्मित मूर्तियां में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियां प्राप्त हुई, जो कि बताया कि एक नर्तकी की मूर्तियां कांसे की नर्तकी की मूर्तियां जो मिला हुआ है ना, तो वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो कि 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। यह द्रवी मोम विधि से सांचे में ढाला गया है। द्रवी मोम समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि क्या होता है कि सोना का सिक्का आप बना नहीं सकते, उसको सांचे में ढालते हैं। हाँ, आकार दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको मतलब कि जैसे कि पत्थर को क्या कहता है तोड़ तोड़ के मूर्त रूप दिया जाता है, उस प्रकार का नहीं किया गया है। इसको सांचे में तांबा को पिघला करके डाल दिया गया है और उसका मूर्ति को निकाल लिया गया है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में तांबे में कांसे से बने बैल एवं भैंस की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। नर्तकी के साथ साथ में बैल और भैंस की भी प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे की बनी बत्तख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये सभी जो कि धातु की मूर्तियां थी। धातु समझते हैं, जो कि तांबा, कांसा, ये सब धातु है। उसके बाद आ जाता है प्रस्तर मूर्तियां। सेंधव वासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अलाबास्टर, सेलखड़ी, सिलेटी चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली है। ये सब पत्थरों के जो कि सेलखड़ी का सबके निर्माण मिला हुआ है, जिनमें सबसे सुंदर सेलखड़ी पत्थर की बनी एक पुरुष की मूर्ति है, जो कि तिप्तिया अलंकार से युक्त साल ओढ़े हुए, ये समझाते हैं, मूर्ति है जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए, यह केवल वक्ष स्थल तक है, वक्ष यानी सीना तक है। तिप्तिया हो गया कि मतलब कि मान लीजिए कि साल ओढ़ करके, मतलब कि क्या बोलते हैं, ध्यान मुद्रा में, तप की मुद्रा में है, समझे। हाँ, तप की मुद्रा, तप्तिया अलंकरण से युक्त है और जो है कि केवल वक्ष स्थल तक है। मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां हुई। प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक अलंकरण से युक्त है, जो कि साल ओढ़े हुए हैं, और दूसरा मोहनजोदड़ो से पत्थर की निर्मित योगी की मूर्ति। इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और बाकी जो है कि हम लोग देखें कि सेलखड़ी है, कहाँ चला गया, सेलखड़ी है, अल्बास्टर है, और सिलेटी चूना पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, इन सब का जो है कि मूर्तियां बने। मीन मूर्तियां को देख लेते हैं। तो मीन मूर्तियों में सेंधव स्थलों से सर्वाधिक संख्या में मीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ज्यादातर मीन मूर्तियां हस्त निर्मित है, हाथों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हस्त निर्मित है। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे में ढाले गए हैं, जैसे कि आज भी मूर्ति बनाया जाता है तो उसका मुख जो है कि ढाल लिया जाता है, बाकी शरीर हाथ जो है कि सब बना लिया जाता है। मुखौटे ढाल कर बनाए गए। मानव निर्मित मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी की मीन मूर्तियां अत्यधिक है। कि हम लोग जान रहे कि हाँ, महिला का मात्र सत्तात्मक समाज है, तो नारी की मूर्तियां, नारियों को जो है अत्यधिक वहां पे आज भी देखा जाएगा तो मूर्तियां ज्यादा नारी का भी मिलेगा। दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती माता, है ना जी। लेकिन पुरुष में किनका किनका मिलेगा? पुरुष में सिर्फ आपको महादेव का मिलेगा, मूर्ति मिल गया तो मिल गया कहीं कहीं। ज्यादातर पुरुष की मूर्तियां आज भी नहीं मिलेगी, ज्यादातर महिलाओं की शक्ति की पूजा होती थी। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मीन मूर्ति के 3 पांवे वाली कुर्सी में बैठे हुए दिखाया गया है। अधिकांश पुरुष मीन मूर्तियां निर्वस्त्र हैं। पुरुष की जितने भी जो कि मतलब कि एक प्रकार से पशुपतिनाथ जो थे वो निर्वस्त्र ही रहते थे, एक बाघ का छाला पहने हुए, इसलिए सिर्फ एक ही उन्हीं का प्रमाण मिला है। बाकी जो है कि ज्यादातर मीन मूर्तियां महिलाओं की है। कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए बच्चों की 2 मीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। घुटने के बल मतलब छोटे छोटे बच्चे की भी मतलब खिलौना के रूप में मिट्टी के मतलब की जो है कि मूर्तियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से सांचे में ढाले गए सिंह युक्त मुखौटे भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि कुछ मतलब कि अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, बहुत सारे प्रकार की बनाया गया, जो कि इस प्रकार की मूर्तियां मिली है। मानव मीन मूर्तियों की तुलना में पशु मीन मूर्तियां अधिक मिली है। इसका मतलब कि पशु का अधिक मिला है, तो मतलब कि पशु का ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार के जो है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि पशुओं के जो है कि ज्यादा महत्व दिया गया। पशु मीन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में कुंवड़ वाला बैल, जो कि पशुपतिनाथ का एक मतलब क्या बोल सकते हैं, वाहक के रूप में आज भी महादेव का क्या बोलते हैं, वाहक कौन है? नंदी जी है ना, बैल, हाँ, जिनको बैल बोलते हैं। तो वही कुंवड़ वाला जो है कि मीन मूर्तियां जो कि
कुबड़ वाले बैल की मृद मूर्तियां मिलती है और दूसरे स्थान पे कुबड़ वाला बैल। सर्वाधिक संख्या में कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां और दूसरे स्थान पे कुबड़ वाला बैल, वही तो बात हो गया। और अन्य पशुओं में गेंडा और क्या है, महिष। महिष क्या होता था जी? रीछ, बंदर सब कुछ मिलता है ना। रीछ है, बंदर है, बाघ है, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली आदि तथा अनेक पक्षियों की, अनेक पक्षियों की मृद मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लिपि देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थोड़ा सा लिपि की, यहाँ की लिपि किस प्रकार की रही। तो सिंधव लिपि अधिकांशतः मुहरों पर ही अंकित था। जितने भी मुहर मिले हैं, मृदभांड पे हो या फिर जो है कि सेलकड़ी पे हो या फिर जो है कि क्या बोल सकते हैं मुद्राओं पे हो, इन सब पे जो है कि मुहरों पर अंकित है। सिंधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते हैं, रहे होंगे, मतलब ऐसा अनुमान, मतलब 400 से अधिक अक्षरों का जो है कि अनुमान लगाया गया है। हम लोग में जैसे कि अल्फाबेट में इंग्लिश में कितना है? 26, और हिंदी में कितना है? 52 ना हो जाएगा टोटल से, 52 ना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 26 से दुगुना कर देंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इनके लिपि में 400 से 250 प्रकार के वर्ड मिल रहे हैं। हो सकता है कि मतलब ज्यादा रूप में, जैसे हम लोग भी लिखते हैं आधा को लिखते हैं ना, तो इस प्रकार का कुछ री वगैरह बहुत कुछ मिला करके, तो पता नहीं इन लोगों का जो कि लिपि 400 250 अक्षर प्रयुक्त है। सिंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक है, चित्र रूप में ज्यादा दर्शाया गया है, ठीक है, चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक के रूप में है। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है, इस प्रकार का यानी कि ज्यादा मिला है। सिंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं थी और क्या सिंधव अक्षरों से ब्रष्टोफेदन लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इसमें दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, यानी कि देखिए पहला दाएं से लिखा जाता था, दाएं से, फिर उसके बाद बाएं की ओर। इस बात को सुन लिखता है ना, लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहता है, यहां से यहां तक लिखा फिर यहां से यहां शुरू करेगा, समझे। लेकिन इसमें क्या है कि इस प्रकार की लिपि में यहां से दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। ब्रष्टोफोदन लिपि के साक्ष्य मिले, इनमें दाएं से बाएं फिर बाएं से, यानी कि इस प्रकार से जाते थे फिर इधर से इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। तो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था। हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सिंधव लिपि पढ़ने का दावा किया है, लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाया है। और पढ़ लेता तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर है कि इसके बारे में सटीक इतिहास की जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये सब जो है कि अनुमान के आधार पे है, बाकी और कुछ नहीं है। बस लिपि इसी प्रकार की है जो कि सिंधव के मुख्य लिपि चित्रात्मक, इसको याद रखिएगा, चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक, और लिपियां सर्वाधिक जो है कि अंग्रेजी, इसको बाकी जो है कि दिशा जो है कि दाएं से बाएं हुआ करती थी। और उसके बाद जो कि एक सिंधव स्थल में ब्रष्टोफोदन लिपि जो कि साक्ष्य मिले हैं, जो कि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जाती थी, ये लिपि ही है। उसके बाद लिपि के अलावे इसको बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। 32